नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबर देखते हैं संगम न्यूज़ पर। प्रयागराज जिले के गोरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के यहां पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी के आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह भी गोरी गांव मृतकों के परिजनों से मिलने गए। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद संजय सिंह ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजे देने के साथ साथ उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि वह गांव में सुरक्षित है और उनके साथ ऐसा कोई सलूक नहीं होगा। संजय सिंह ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2019 में इस मामले को लेकर पीड़ितों ने पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई थी। अगर पुलिस सचेत हो जाती तो शायद 4 जिंदगियां काल के गाल में ना समाती। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें मैं एक बात ये बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी पता चला, ये एक दिन का मामला नहीं है। 2019 में इस पूरे मामले में मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई है, उसी परिवार के साथ घटना हुई थी। 2020 में उसी तरह की मारपीट और लड़ाई झगड़े की घटना हुई। 2021 में सितंबर के महीने में मारपीट की घटना हुई, जिसमें 1 हफ्ते के बाद मीडिया के और स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। और फिर ये घटना, इतनी निर्मम घटना जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिव्यांग की हत्या हुई, माँ बाप की हत्या हुई और बेटी के साथ जो परिवार का कहना है कि गैंग रेप करके उसकी निर्मम हत्या की गई। ऐसी दरिंदगी, ऐसी वहसीपन की घटना हुई है जिसका कोई उदाहरण मिलना मुश्किल है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आदित्यनाथ के राज में वंचित समाज के लोगों को रोज कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, वो चाहे हाथरस की घटना हो या प्रयागराज की हो या ऐसी तमाम घटनाएं। तो कानून के राज की बात ये लोग करते हैं। यहाँ तो लोग अपनी आज कृष्णचंद्र भारती जी जो उनके भाई हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, फौज में हैं और इनके परिवार के साथ एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई। अगर सही समय पे पुलिस कार्रवाई करती, 2019 के मामले में 2 साल हो गया, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। 2 साल में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई मुलजिमों के खिलाफ। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से इनके खिलाफ पूरा प्रशासन और वो तमाम अपराधी खड़े रहे जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे मामले में सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसकी तो कोई भरपाई दूसरी हो नहीं सकती जो घटना हुई है, लेकिन इनके परिवार को आज ये भरोसा मिले सरकार से, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इनको सरकार की ओर से भरोसा दिलाया जाए कि इनकी भविष्य में इनकी सुरक्षा सरकार की ओर से हो पाएगी, क्योंकि भारती जी के जो पत्नी हैं वो भी अभी आपके सामने बयान कर रही हैं कि उनको भी खतरा है कि कल को कहीं उनके साथ कोई न घटना हो जाए। तो ये एक बहुत ही, और आम आदमी पार्टी की ओर से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इसमें जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई और जो परिवार की यूपी में चुनावी मौसम के बयार बहने के साथ ही धार्मिक आयोजनों में इसकी खुशबू शामिल होने लगी है। प्रयागराज शहर के तो बाकायदा रामकथा का मंच ही मतदान की जागरूकता का मंच बन गया है। शहर के चकमुंडेरा में हो रही रामकथा में इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को राम के आदर्शों पर चलने की शपथ की जगह राम भक्तों को अधिक से अधिक मतदान की शपथ दिलाई गई है। श्री हर हर महादेव शिव मंदिर चकमुंडेरा 9 दिन सुनिए राम कथा में वृंदावन से आए कथावाचक अंकित कृष्ण जी महाराज ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह पहल की है। इस रामकथा में आए श्रद्धालुओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मंदिर कमेटी भी इससे खुश है। उनका कहना है कि इस पहल का मकसद है कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और लोग मतदान के प्रति और जागरूक हो सके, जिससे एक अच्छी सरकार बनाई जा सके। बोले इस बार हम सभी मतदान अवश्य करेंगे।
मैं यहाँ पर राम कथा सुनने आई थी और राम कथा सुनने से मन भी को शांति भी मिलती है और जो है ज्ञान भी बढ़ता है। साथ में ही जो है यहाँ पर बोर्ड निर्वाचन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है कि मोहल्ले वालों को या आसपास के लोगों को किस तरह जो है प्रेरित किया जाए और हम भी जो है जाकर वोट करें कि जो है अच्छी सरकार हमको प्राप्त हो। यहाँ सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को इस रामचरितमानस के द्वारा और यहाँ इस मंच के द्वारा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इससे बढ़िया कोई मंच नहीं होता है, तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उन सबको इस मंच से ये प्रेरणा दी जाती है, राम कथा भी सुनाई जाती है और साथ में उनको जगाने का हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि अब 2022 में जो चुनाव हो उसमें आप मतदान करें, लोगों को प्रेरित भी करें ताकि कोई भी व्यक्ति घर में ना बैठा रहे, सबको मतदान करना है जिससे अच्छी सरकार चुनी जा सके या अच्छी सरकार बनाई जा सके। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच आगरा में बनाए जाने के उनके बयान को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कानून मंत्री किरण रिजिजू के इस बयान का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट की निवर्तमान कमेटी की ओर से बुलाई गई आपात बैठक में निवर्तमान कार्यकारिणी को रणनीति तय कर आगे का फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में की बेंच मेरठ या आगरा में गठित करने के फैसले का कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा है कि शुक्रवार शाम को हाईकोर्ट बार ने दोबारा एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और जो लॉ फर्म हैं उनके द्वारा ये प्रायोजित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा है कि निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 30% पद रिक्त हैं, जबकि हाईकोर्ट में 40% जजों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से ये मांग है कि अगर ये पद भर दिए जाएं तो वादकारियों को आसानी से न्याय मिल सके। उन्होंने कहा है कि जहां तक पश्चिमी यूपी से प्रयागराज वादकारियों के आने में परेशानी का सवाल है तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग में घर बैठे मुकदमे को दाखिल किया जा सकता है और उसकी जानकारी भी मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक और बेंच बनाने का फैसला संविधान के खिलाफ है। ये न्यायिक निर्णयों में भी विविधता को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा है कि जब विभिन्न प्रकार के निर्णय होंगे तो उसका दबाव सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ेगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का एक बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। निश्चित रूप से वह उच्च न्यायालय की अस्मिता जो प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसका गौरवमय इतिहास और वर्तमान है, उसके अस्तित्व और न्यायिक व्यवस्था के अस्तित्व के विरुद्ध वो बयान था। उस पर इलाहाबाद का हाईकोर्ट का अधिवक्ता नहीं, वादकारी, यहाँ का व्यापार से जुड़ा, शिक्षा जगत से जुड़ा हर आदमी आहत है और उसकी भावनाएं यहाँ आस्था जुड़ी हुई है इस संस्था से। तो इस देश के आज़ादी के आंदोलन में भी इस उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी परिस्थिति में उस बयान के विरुद्ध यहाँ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक हुई, उसकी निंदा की गई, उसका विरोध किया गया और तर्कपूर्ण विरोध किया गया कि जब जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया तो अब बेंच की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, दूरी का जो कारण बताया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के लिए तो लागू हो सकता है। आज ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घर बैठे लोग याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे समय में और संवैधानिक विधि विधान है कि एक राज्य एक हाईकोर्ट होगा। यहाँ एक गठन बेंच का हो चुका है जो लखनऊ में है, उसको छेड़ना न्यायिक गरिमा और उसके क्षेत्राधिकार को कम करना के विरुद्ध हैं हम और संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष किया है। जहाँ तक बयान की बात है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। फिर भी हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं केंद्र सरकार को भी और माननीय मुख्य न्यायाधिपति को, हम लोगों को रिजॉल्व किया है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कि हम उनको वस्तुस्थिति, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था और भावनात्मक और यहाँ पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं से अवगत कराएंगे कि बेंच की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कल फिर शाम को बैठक है
और उसमें आगे की रणनीति पे विचार किया जाएगा कि हमें इस मुद्दे पे क्या कहना है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली में जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, जो लॉ फर्म हैं, उनके द्वारा ये प्रायोजित है। यह सरकार के लिए भी और अधिवक्ता और वादकारी को हमेशा छेड़ने का प्रयास किया जाता है। यह आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं है और हम जनता को वादकारी के रूप में घसीटना भी नहीं चाहते। न्याय देने का काम है हमारा। उत्तर प्रदेश में 30% न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं। उच्च न्यायालय में लगभग 40% न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। सरकार से हमारी मांग है कि यदि यह पदों को रिक्तियां भर दी जाएंगी तो यह प्रश्न कि हम दूर हैं और हम पास हैं, कहीं न कहीं तो हर एक आदमी दूर होता है, उसको न्याय मिलता है। दूरी की जहाँ तक बात है वह निरर्थक अब तर्क हो गया है, क्योंकि अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घर बैठे मुकदमे को दाखिल कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और आवागमन की सुविधाएं बढ़ाई हैं सरकारों ने। तो ऐसे में एक और खंडपीठ स्थापित करना संविधान विरुद्ध ही नहीं है। न्यायिक निर्णयों में भी विभिन्नता को बढ़ावा देना होगा। उसका दबाव पुनः सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ेगा। जब कई तरह के विभिन्न प्रकार के निर्णय होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय पे उसका दबाव बढ़ेगा, लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।